प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि बछेंद्री पाल जब ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो अंतिम कठिनाई थी वो थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक चट्टान का खिसक कर उनके तंबू को तहस नहस करना, और वो बिल्कुल मौत के मुंह से बचकर आई थी। ऐसी दुर्घटना को देखकर स्वाभाविक था कि वो भयभीत होती और शायद वहीं से लौट जाती। इसीलिए उनसे पूछा गया कि क्या आप वापस जाना चाहेंगी, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया कि नहीं, मुझे आगे की यात्रा करनी है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँचने के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रही हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चोटी तक ले जाने वाली आखिरी चढ़ाई थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा गया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। अब उनके साथियों के नाम पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने इसमें सुना बिस्सा, फिर है की, फिर जय और मीनू। इनके साथ ही उन्हें अगले दिन चढ़ाई करनी थी। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी और वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्वतारोहियों के ही पास थे। ये जो उनके सहायक थे, कुली थे, इन्हें सिलेंडर्स कम मुहैया कराए जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो अभ्यस्त हैं। वो अभ्यस्त हैं इस बात के कि कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर आकर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पेयर की चोटी के ठीक नीचे मिला था। उन्होंने जगह जगह नाम रखे हुए थे, वहीं पर उन्हें अपने साथी मिले हैं। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी। अब वो अपने साथ अपने साथियों की चिंता में थर्मस में चाय लेकर गई हैं, जूस लेकर गई हैं। और जैसे ही ये उन्होंने अपने सहायकों को दिया, उन्हें अच्छा तो लगा, पर मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। उनके लिए सभी व्यक्ति बराबर थे, तो वो उनकी भी सहायता के लिए जो पीछे और आ रहे थे, आगे बढ़ रही थी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे पता था कि अगले दिन मुझे बहुत कठिन चढ़ाई करनी है, तो मुझे धीरे धीरे आराम से आराम करते हुए आगे बढ़ना है, और मैं उनके लिए ऊपर से नीचे उतर कर आ रही हूँ। वो आश्चर्यचकित हो गए। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? अब उन्होंने पूछा है कि तुमने ये रिस्क क्यों उठाया है, क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो अगले दिन की जो अंतिम चढ़ाई है उसमें बछेंद्री पिछड़ सकती थी। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? अब कल की दुर्घटना के बाद काफ़ी लोग घायल थे, थके हारे थे, और मैं उनकी तुलना में ज़्यादा स्वस्थ थी, तो मेरे लिए उनकी सहायता करना आवश्यक था। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसे मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कॉल से कैंप से लाटू और बिस्सा भी हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। चोटियों पर ये स्थान बहुत कठोर स्थान है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था। ये मुख्य सहायक है जिसे उनके साथ अंतिम छोर तक पहुंचना है, और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ऑक्सीजन हमारे शरीर को गर्मी भी पहुंचाता है, तो ये उसके पास में अभाव होने के कारण हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने
या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल वापस आ जाना चाहता या अपने प्रयास को छोड़ देना था। वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। 5:30 का समय है। आप सोच सकते हैं कि अभी पूरी तरह से पहाड़ों पर दिन भी नहीं निकला होगा। उसने पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, श्रम से साधने वाला। उनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने के भी जोखिम था। वो बीमार पड़ सकते थे, घायल हो सकते थे। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था। अंगदोर्जी को बहुत अधिक अनुभव भी था और वो इस खतरे का सामना करते रहते थे। साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। मैं आश्वस्त थी, मुझे विश्वास था कि उनमें भी और मुझ में भी इतनी क्षमता है कि हम एक साथ ऊपर चढ़ें और फिर उसी दिन वापस भी आ जाएं। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल के से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। पहाड़ हैं, स्वाभाविक है, ठंड तो होगी ही। मैं अपने आरोही उपस्कर कहते हैं वो पहनावा जो उस ऊपर चढ़ने के लिए आवश्यक था। आरोही मतलब ऊपर चढ़ना। काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम है कितना समय लगेगा, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी। वो उसी को नापते तोलते हुए चढ़ रहे थे और बछेंद्री उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चढ़ाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। ये साधारण फावड़ा नहीं है, इसमें आगे तीखे दांतों के समान बने हुए हिस्से होते हैं। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे में कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज चढ़ाई पूरी करनी है, शिखर पर पहुंचना है। अंगदोर्जी को कोई भी बहाना वो नहीं देना चाहती थी, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इस गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम उनसे कम समय में ही ऊपर जा पहुंचेंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। चित्र में देखिए, तीनों यात्री इस रस्सी से बंधे हैं और एक यात्री है जो पीछे खंबे का काम करेगा, उन्हें सहायता देगा, उन्हें टिका कर रखेगा। आप जब टग ऑफ वॉर देखते हैं, रस्साकशी देखते हैं, तो उसमें देखते हैं अनेक व्यक्ति रस्सा खींचते तो हैं, लेकिन सबसे आखिर में एक व्यक्ति होता जो स्तंभ का काम कर रहा है, लोहे के खंबे के समान गड़ा है। वही है जो बाकी खिलाड़ियों को संबल दे रहा है, सहारा दे रहा है। यही काम लहाटू वहाँ पर कर रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। मैंने अभी आपसे कहा, इन दोनों यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसने इस रस्सी को संभाला था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ी थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, आपूर्ति कहते हैं सप्लाई को पूरा होना, शायद बछेंद्री सोच रही थी कि ऑक्सीजन बचा कर रखी जाए या उनको ध्यान नहीं रहा होगा। जो भी था, लहाटू ने उनके रेगुलेटर को ठीक किया। तब उन्हें महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई की अब आसान लग रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी थी। हमें भी आप देखिए, हमारी सांस फूलने लगती है जब हमें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता कहते हैं दिखाई देना, विजिबिलिटी। आगे क्या दिखाई दे रहा है वो शून्य हो गई थी, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। ज़ीरो विजिबिलिटी का मतलब बस आँख के सामने क्या दिख रहा है उतना भर दिख रहा था। आँख उठाकर थोड़ी भी दूर देखने से
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी और हवा से बर्फ़ के कण उड़ रहे थे, जिससे कोहरे जैसी चादर बिछ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। जब ध्यानपूर्वक देखा अपने आसपास तो लगा कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ आगे तो कोई चढ़ने को जगह ही नहीं है, और अगर मैं ज़रा भी फिसलती हूँ, उसमें असावधानी होती है, तो मैं नीचे ढलान से गिर सकती हूँ। मेरी सांस मानो रुक गई। क्या कारण होगा? अब आप समझ गए, वो उस लम्हे पर पहुंच गई, उस क्षण पर पहुंच गई जिसके लिए उन्होंने ये तैयारी की थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर को 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। आपने शुरू में पढ़ा था 7 मार्च को चले थे और ये 23 मई है। उन्होंने इतना लंबा समय अपने साथियों के साथ इस चढ़ाई के लिए बिताया था। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। शंकु माने पॉइंट, वो चढ़ाई पर जहाँ खड़ी थी इतनी चौड़ाई नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकते। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हम दोनों एक साथ नहीं खड़े हो सकते थे, और दोनों को खड़े होने के लिए जगह पर्याप्त बनाने के लिए हमें सुरक्षित भी होना है। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से अपनी चोटी को चुंबन दिया है, बड़े प्यार से उसे चूम लिया है। बिना उठे मैंने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। ये सामान वो अपने साथ लेकर ही ऊपर गई थी। हम स्वाभाविक रूप से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हर क्षण ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उन्होंने मन ही मन माँ बाप को याद किया, जिनसे वो वादा करके आई होंगी कि वे अपने अभियान में अवश्य सफल होंगी, और उनके आशीर्वाद स्वरूप ही उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े, अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी, जिन्होंने मुझे रज्जू से रस्सी से बांधकर पकड़ा हुआ था और इस चढ़ाई पर चढ़ने में पूरी सहायता की थी। मैंने उन्हें नम्रता से झुककर प्रणाम किया। देखिए, अपने से बड़ों को और अपना मार्गदर्शन देने वालों को हमेशा झुककर प्रणाम करिए, उनका आदर करिए, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाइए। उन्होंने ही तो आपको मार्ग दिखाया। उस मार्ग दिखाने वाले नेता को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया है। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छी चढ़ाई की मतलब बहुत अच्छे तरीके से है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, कोई असंतुलन, कोई अनुशासनहीनता नहीं दिखाई। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। आज की स्थिति होती तो शायद अभी तक वहाँ पर व्हाट्सएप में चित्र आ गए होते, पर ये बहुत पुरानी घटना है और उस समय में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। अनूठी माने अद्भुत। ये आशा नहीं की गई थी, यद्यपि अभियान यही था कि वो एवरेस्ट पर चढ़ेंगी, आशा की जा रही थी, लेकिन वास्तव में सफल हो जाएंगी इसकी उम्मीद भी कम रहती है। इसलिए उपलब्धि है, अनूठी है। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, और अब तुम जब ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एक दिन भिन्न होगा। क्या भिन्नता होगी? अभी तक बछेंद्री को कोई नहीं जानता था, अब बछेंद्री चारों ओर प्रसिद्ध हैं। अब उन्हें हर जगह सम्मान और हर जगह लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। अब एक नए संसार में पदार्पण करेंगी। एक बछेंद्री पाल नाम की स्त्री थी जो अभियान दल के साथ निकली थी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अभियान में सफल होकर चोटी पर चढ़ गई हैं। पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त कर रही हैं। एवरेस्ट विजय उनकी
इस सफलता को लेकर अब वो एक नई बछेंद्री के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। इस आनंद का उनके पास कोई भी वर्णन करने योग्य शब्द नहीं है। आशा है इस रोमांच से भरी हुई घटना को पढ़कर आपको भी प्रेरणा मिल रही होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बछेंद्री से सीख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए, जीवन में ऊंचे लक्ष्य बनाइए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए और अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का झुककर सम्मान करिए। उनके प्रति सदैव आदर को और कृतज्ञता को अवश्य प्रस्तुत करिए। आशा है इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए।